गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेके आए हुए हैं, तो अभी आज हम प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखो भैया, प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। प्रीएम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना भाई, मान लो अपना संविधान बहुत बड़ा है। हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को पता है कि 12 तो आपको शेड्यूल मिलेंगे, 12 अनुसूचियां मिलेगी। हमारे संविधान के अंदर लगभग आप लोगों को 22 पार्ट मिलेंगे, भाग। लेकिन जब उनको पढ़ते हैं हम, तो वो 25 पार्ट पढ़े जाते हैं, 25। हमारे संविधान के अंदर लगभग 395 आर्टिकल आपको पढ़ने को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब उनको पढ़ने की बात आती है तो 465 पढ़े जाते हैं, 465। तो इतना बड़ा संविधान अपना, पूरी की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है अपना, जो लिखित है, राइटिंग में है। अब इतने बड़े संविधान को कैसे पढ़ा जाए? अगर मान लो कोई व्यक्ति आ जाए बाहर से और वो व्यक्ति ये बोल दे कि भैया आप मुझे ये बताओ कि आपके संविधान के बारे में क्या ऐसी विशेषताएं हैं, तो मैं उसको सीधा अपने देश की प्रीएम्बल के बारे में दिखाऊंगा, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। और मैं कहूंगा कि आप मेरी देश की, मेरे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लो और मेरे पूरे के पूरे संविधान के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रीएम्बल है ना, ये अपने संविधान की आत्मा है, आत्मा, सोल है अपने संविधान की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, प्रीएम्बल। और जब आप प्रीएम्बल को पढ़ते हो ना, तो ये पूरा का पूरा ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूं क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि आपके प्रीएम्बल की शुरुआत किस शब्दों के साथ होती है, किन वर्डों के साथ होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी। इन शब्दों के साथ भारत के प्रीएम्बल की शुरुआत होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economics and politics। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपके प्रीएम्बल के अंदर, आपके संविधान में कितने प्रकार की जस्टिस की बात की गई है। तो हमारे संविधान के अंदर 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके संविधान के अंदर कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 5 टाइप्स। उसमें आएगा, कौन कौन सी आएगी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी टू बिलीव, लिबर्टी टू फेथ एंड लिबर्टी टू वर्शिप। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई, लिबर्टी की। और जस्टिस 3 प्रकार का बताया गया है आपके प्रीएम्बल के अंदर। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इसके बारे में सारी डिटेल से बताऊंगा मैं आप लोगों को। फर्टिनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt an act to ourselves this constitutions। इसका मतलब, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि हमारा संविधान कब अपनाया गया, कब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, तो वो तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। बट किस फोर्स इनटू हुआ हमारा संविधान, मतलब किस दिन अपने संविधान को लागू किया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950, इस दिन अपने संविधान को लागू किया गया है। और याद रखना आप लोग, ये जो 26 नवंबर 1949 था ना, इस दिन अपने संविधान के अंदर 16 आर्टिकल पहले लागू हो चुके थे। 395 में से 16 आर्टिकल आपकी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। और अपना संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और हमारे संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगा था अपने पूरे के पूरे संविधान को बनने में। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये प्रीएम्बल के बारे में बात है। अब इसके अंदर देखो, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे आप कि सोवर्निटी का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, इन चीजों के मतलब सारी की सारी बातों के बारे में देखते हैं आप।
सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके सामने सबसे पहला पॉइंट यह आएगा, मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, कि हमारी प्रस्तावना का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। व्हाट इज द अर्थ ऑफ अवर प्रियम्बल, हमारी संविधान का, हमारी प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो देखो, द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ए कंट्री क्लियर एक्सप्रेस इट्स बेसिक वैल्यू। मतलब ये प्रियम्बल है ना, अपनी बेसिक वैल्यू के बारे में बताती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, तो उसके बारे में हमें प्रियम्बल से ही पता चलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे उद्देश्य क्या है, कि हम ये प्रियम्बल, हम ये संविधान क्यों लेके आए हैं, हमारे क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है, समान जस्टिस देना हमें सबको, ये उद्देश्य है अपना, इक्वालिटी देनी है सबको, उद्देश्य है अपना, भाईचारा देना सबको, उद्देश्य है अपना, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है अपना। उसके बाद एंड फिलोसफी, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। मतलब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कब आया था अपना, वो आया था बच्चों 13 दिसंबर 1946 को, जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, कि अपना संविधान बनाने के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो उसी को आखिर में क्या बोला गया, फिर प्रियम्बल बोला गया है, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो उसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। और कब, 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद द प्रियम्बल इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। मतलब जिसने बनाया ना अपना संविधान, किसने बनाया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है अपना संविधान। तो उनके मन को पढ़ने के लिए, कि वो क्या लिखना चाहते हैं, वो क्या भारत के बारे में सोचते हैं, उसके मन को पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रियम्बल को पढ़ना पड़ेगा। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो व्यक्ति थे 389, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, 389, 389, और भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कितने रह गए थे, 299। और जब 24 जनवरी 1950, जिस दिन आपके संविधान की आखिरी बैठक हुई थी, तब कितने व्यक्तियों ने साइन किया था उसके ऊपर, 284। तो उन व्यक्तियों के मन की बात को पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को प्रियम्बल को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो इसका उद्देश्य तो आपको पता ही चल गया है। अब आएगा आपको एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, क्या क्या एलिमेंट्स है अपने प्रियम्बल के। तो सबसे पहला एलिमेंट्स है सोर्स ऑफ पावर, कि जो प्रियम्बल है, जो संविधान है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स जनता है, जनता। वो संविधान किसके लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, जनता के द्वारा ही बनाया गया है। अब सीधा जनता तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो उनके द्वारा अपना क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो सोर्स ऑफ पावर क्या है, जनता, पीपल्स। तो क्या है सोर्स ऑफ पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority from the people of इंडिया। मतलब अपने संविधान को जो अथॉरिटी मिली है ना, वो किसके द्वारा मिली है, वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा मिली है, हमारे लोगों के द्वारा मिली है। तो द सोर्स ऑफ पावर क्या है आपका, द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला पॉइंट है नेचर ऑफ स्टेट्स। मतलब हमारा नेचर कैसा है, अपनी प्रियम्बल का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसकी प्रकृति है सोवर्जन, हम सोवर्जन है, सोशलिस्ट है, उसका नेचर कैसा, सोशलिस्ट। उसका नेचर कैसा, सेकुलर। उसका नेचर कैसा, डेमोक्रेटिक। उसका नेचर कैसा, रिपब्लिक। ये सारे के सारे नेचर है अपने संविधान के। मतलब हम एक सोवर्जनिटी कंट्री हैं, मतलब हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, मतलब हम एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। इनका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस। देखो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं सोवर्जनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, हिंदी में प्रभुत्व संपन्न, मतलब खुद के ऊपर संपन्न है हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, हम किसी भी दूसरे देश की शांति या समझौते का परिणाम नहीं है। अगर पाकिस्तान अमेरिका अगर हमसे आके बोल दे कि आपको ये संधि करनी पड़ेगी, इसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा,
तो दैट्स डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। भारत ने 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल जो देश थे ना उसकी सदस्यता ली थी, वो अपनी मर्जी से ली थी, बिकॉज वी आर सोवरेनिटी कंट्री। हम किसी दूसरे देश की शांति या समझौते का परिणाम नहीं है, हम इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी दूसरे देश के दबाव में हम काम नहीं करेंगे। ये होता सोवरेनिटी का मतलब। अब यहां पे दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, क्या हरियाणा सोवरेन है? क्या हरियाणा सोवरेनिटी है? हरियाणा के पास, इंडिया के पास तो सोवरेनिटी है, बट हरियाणा के पास सोवरेनिटी नहीं है। मतलब हरियाणा अपने डिसीजन पूरी की पूरी स्वतंत्रता से नहीं ले सकता, उसको कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के मानने पड़ते हैं। जैसे राज्यपाल होता है, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर जो होता है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बट उसकी अपॉइंटमेंट कहां पर होती है? स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर होती है। तो कौन कौन इंटरफेयर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके मामलों में? स्टेट के मामलों में। इसलिए हरियाणा एक सोवरेन नहीं है। ओके, उसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सामाजिक। सामाजिक का मतलब मैं अगर इस तरीके से कह सकता हूं कि जो भी आपके पास जितने भी चीजें हैं, जितनी भी है, उसके ऊपर सरकार का अधिकार है, वो सबको इक्वलिटी के साथ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मतलब सरकार का उद्देश्य है ये सोशलिस्ट बना के रखना, सरकार का उद्देश्य है। कैसे? जैसे मान लो सरकार चाहती है कि सबको इक्वलिटी रूप से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी सार्वजनिक चीज है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सबके भले के लिए करती है सरकार। उसमें सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक एक प्रकार से। उसके बाद सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धार्मिक, पंथ निरपेक्षता। अगर मैं आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन कहूं, क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है जी। जैसे अगर पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, वहां का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम, बट इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया वाले ये नहीं कह सकते कि यहां पे हिंदू धर्म हमारा या मुस्लिम धर्म है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहां पे सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है, बिकॉज वी आर सेकुलर कंट्री। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश है हम। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का शासन जहां पर हो, लोग शासन करते हो। डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जनता अपनी पावर सीधे यूज करती है, जैसे रेफरेंडम करवा लो। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर यही तो मांग करता बार बार। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो डिस्प्यूट का मामला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान चाहता है कि यहां पे रेफरेंडम हो। रेफरेंडम में जनता अपना सीधा पावर का यूज करती है, जिस व्यक्ति को भी चुनेगी सीधा जनता करेगी उसका इलेक्शन। लेकिन हमारे पास यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब जनता पावर का यूज तो करती है, बट अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा करती है, सीधे जनता पावर का यूज नहीं करती। वो किसी के थ्रू, मतलब हम अपना एमपी बनाते हैं, हम अपना एमएलए बनाते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में और इसमें असेंबली के अंदर बैठता है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। बट वी आर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पे जनता अपनी पावर का सीधा यूज नहीं करती, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के और फिर शक्ति का प्रयोग करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में चले जाओ, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जनता सीधा अपनी पावर का यूज करेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है रिपब्लिक, रिपब्लिकल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन सीधा सा पूछता हूं, क्या भारत एक रिपब्लिक कंट्री है? बिल्कुल है। फिर पूछूंगा, क्या ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री है? नो, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन में मोनार्ची है, मोनार्ची। बहुत समय पहले की बात है, ब्रिटेन में एक राजा होता था, तो सारी पावर उस राजा के पास होती थी, जनता अपनी प्रॉब्लम उस राजा के पास लेके जाती थी। अब जब वो राजा मर गया ना,
तो उसका बेटा राजा बन गया। अब जनता अपनी प्रॉब्लम उसके पास लेके जाने लग गई। उसके बाद वो राजा भी मर गया, उसका बेटा आ गया, हेरिडेटरी हो रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस राजा वो विलासिता का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, मजे लेने स्टार्ट कर दिए उसने जिंदगी में। उसने जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और जनता को क्या कहा कि आप एक काम करो, अपने में से कुछ लोगों को इलेक्ट कर लो, मैं अपनी पावर उसको दे दूंगा। तो जनता ने क्या किया, अपने में से कुछ लोगों को इलेक्ट कर लिया और एक प्रधानमंत्री बना लिया। तो जनता ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया इलेक्ट करके, इसलिए ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी तो है, बट वो जो राजा था ना वो वहां पे इलेक्टेड नहीं होता, वो हेरिडेटरी होता है। और जहां पे राजा हेरिडेटरी हो ना वो मोनार्ची होती है, और जहां पे राजा इलेक्टेड होता हो ना वो रिपब्लिक होता है। भारत में वो राजा होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का भारत में क्या होता है, इलेक्शन, इसलिए भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। बट ब्रिटेन में वो राजा राजा होता है और उस राजा का इलेक्शन ना होके वो हेरिडेटरी होता है, राजा का बेटा राजा बनता है। इसलिए ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक नहीं है, मोनार्ची है वहां पे। हालांकि डेमोक्रेसी तो है क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री का तो इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी तो है, बट रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। ब्रिटेन डेमोक्रेसी है बट रिपब्लिक ना होके मोनार्ची है। अमेरिका डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। अमेरिका के अंदर उस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और वो सीधा जनता ही करती है, और अपने पास जनता नहीं करती। ठीक है, ये होता है किसका मतलब, रिपब्लिक का मतलब। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अपने संविधान बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य, तो जस्टिस देना सबको। कितने प्रकार की जस्टिस की बात थी, मैंने बताया था 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। और लिबर्टी कितने प्रकार की बताई थी मैंने, 5 प्रकार की। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई, 5। उसके बाद इक्वेलिटी की बात की गई है, फर्टिनिटी, भाईचारा। फर्टिनिटी क्या मतलब, क्या होता है, भाईचारा, भ्रातृत्व, भाईचारे के साथ रहेंगे देश के अंदर। उसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का दिन क्यों चूज किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के अंदर पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, पहली बार आजादी बनाई गई थी। और इस आजादी को बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 29 अगस्त को की गई थी, 1929 में की गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें घोषणा की गई थी कि हम रात 12 बजे रावी नदी के तट पर रात 12 बजे तिरंगा फहरा के प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी 1930 को बनाया था। और जब भारतीय संविधान की लागू की बात आई तो वो 26 जनवरी इसीलिए चूज किया गया था, 26 जनवरी का दिन। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो हमें आ गई, बोलो जय श्री कृष्ण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन का मतलब होता है कोई बात जोड़ देना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बात जोड़ देना। अब तक एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल के अंदर, एक बार अमेंडमेंट किया गया है, और वो किस केस के बाद किया गया, तो उस केस का नाम याद रखना, 1973 केशवानंद भारती केस। 1973 केशवानंद भारती केस के बाद एक बार प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया गया। और वो कब किया गया, वो 42वां अमेंडमेंट किया गया 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखना पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। बताओ समझ में आ गई बात। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो अब इनका मतलब आएगा, देखो ये मतलब बता देगा इसमें सारा, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है उस मतलब को इन्होंने यहां पे बता दिया सारा। उस मतलब को एक बार मैं पढ़ लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले सोवर्जन का मतलब मैंने बताया था ना, इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से हम क्या है, स्वतंत्र हैं, किसी भी दूसरे देश के शांति या समझौते का परिणाम नहीं है। तो इंडिया इज ए सोवर्जन स्टेट इन द सेंस दैट इट इज इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। इंटरनली सुप्रीम है, सबसे बड़ा है,
सेंटर से ऊपर कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है, और इंडिपेंडेंट भी है एक्सटर्नली, मतलब बाहरी रूप से स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है हमारे ऊपर। ये होता सोर्जनिटी का मतलब, समझ गए। दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या कह रहा, सोशलिस्ट स्टेट बेसिकली मींस दैट वेल्थ इज जनरेटेड, वेल्थ का मतलब पैसा, इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली, मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाएगा ताकि वो सबको समान रूप से मिल सके। क्या समान रूप से आपको मिल रहा है पैसा? नहीं मिल रहा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, नहीं मिल रहा। बट सरकार कोशिश करती है ताकि आप लोगों के पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन समान हो जाए। कैसे बताता हूं। 5 लाख से अगर कम इनकम है आप लोगों की तो आपके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10 लाख 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी इनकम कम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। इसका मतलब सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए इक्वली हो जाए। यही होता है सोशलिस्ट का मतलब। फिर से पढ़ाता हूं। सोशलिस्ट स्टेट बेसिकली मींस दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट शैल नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब कुछ लोगों के हाथ में मतलब पैसा नहीं होना चाहिए। बट इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? वी आर सोशलिस्ट कंट्री, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे इक्वालिटी बनी रहे, इनइक्वालिटी ना रहे। उसके बाद अगला शब्द है सेकुलर। सेकुलर मैंने आपको बता दिया था ना, इंडिया इज नो ऑफिशियल रिलीजियन, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजियन, ऑल रिलीजियन आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड मोर ओवर देयर इज नो स्टेट रिलीजियन, स्टेट का कोई रिलीजियन नहीं है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर अलाउड टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजियन, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यही बात बताई गई है कि इंडिया किसी 25 आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है। समझ गए? ये आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? जो मतलब आर्टिकल 5 नहीं, 5वें नंबर का फंडामेंटल राइट्स है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोले तो रिलीजियस अधिकार। उसके बाद आता डेमोक्रेटिक। मैं बता चुका हूं डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जनता अपनी पावर का यूज करती है। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और है इनडायरेक्ट। इंडिया में कैसी है? इनडायरेक्ट है। स्विट्जरलैंड में कैसी है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट में जनता पावर सीधा यूज करती है, इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यूज करती है। डेमोक्रेटिक, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 वर्ष के बच्चे जब आप हो जाओगे तो आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। पॉपुलरली नोन एज वन मैन वन वोट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया 18 ईयर ऑफ एज एंड अबाउ एंड नॉट अदरवाइज डिवाइडेड बाय लॉ इज एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होंगे ना वो सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार होगा। उसके बाद रिपब्लिक का भी बता दिया मैंने आप लोगों को, जो स्टेट का हेड होता है ना वो इलेक्टेड होता है। इन ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्ची। ब्रिटेन में कैसी थी? हेरिडेटरी। इंडिया में कैसा है? इलेक्टेड। बोलो हाँ, बोलो जय श्री कृष्णा। उसके बाद जस्टिस का मतलब होता न्याय। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सोशल न्याय, इकोनॉमिकल न्याय और एक तीसरा पॉलिटिकल न्याय। सोशल का मतलब क्या होता है भाई? मान लो एक तो काला आदमी है,
एक बूढ़ा आदमी है, एक वोमैन है, एक मैन है, ओके, एक राजपूत है और एक ब्राह्मण है या कोई दूसरी कास्ट का है। ये मान लो काले आदमी को तो चीज ना दी जाए और बूढ़े आदमी को दे दी जाए, फीमेल को दे दी जाए, पुरुष को ना दी जाए, राजपूत को दे दी जाए और ब्राह्मण को ना दी जाए। इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेसिस के ऊपर, रिलीजियन के ऊपर, कास्ट के ऊपर। दैट्स नॉट गुड फॉर अस। ये अपने लिए अच्छा नहीं है, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? सोशल। तो ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। मतलब सोशल जस्टिस के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही है कि जितनी भी सरकार की चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां हैं, उस पर सभी को समान रूप से अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन के अंदर अमीर को तो चढ़ने दिया जाए, गरीब को ना चढ़ने दिया जाए, ट्रेन के अंदर हिंदू को चढ़ने दिया जाए और मुसलमान को ना चढ़ने दिया जाए। मतलब प्रॉपर्टी होगी ना, रेल प्रॉपर्टी, तो एक को तो मिले, एक को ना मिले, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये इकोनॉमिकल जस्टिस के खिलाफ होगा। तो इकोनॉमिकल जस्टिस में देख लो, पहले सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मींस द absence of socially privileged classes in the society, no discrimination against any citizen on grounds of, देखो, कास्ट, कलर, रिलीजियन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसके खिलाफ हो जाएगा? सोशल जस्टिस के खिलाफ। उसके बाद इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस मींस नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वोमैन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस। महिला को तो सैलरी ज्यादा दे दी जाए, पुरुष को सैलरी कम दे दी जाए और काम दोनों का सेम हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। और तीसरे प्रकार का हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब सबको वोट डालने का अधिकार होगा, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल जस्टिस के अंतर्गत आता है। जैसे पॉलिटिकल जस्टिस मींस इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल for participation in the political process. It stands for the grant of equal political rights to all the people without any discrimination. The Constitution of India provides for a liberal democracy in which all the peoples have right and freedom to participate. मतलब पॉलिटिकल, किसी भी राजनीति में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट डालने का अधिकार, ये सब कुछ आपका किस में आता है? पॉलिटिकल जस्टिस के अंतर्गत आता है। उसके बाद लिबर्टी की बात की थी मैंने, कितने प्रकार की लिबर्टी थी? 5 प्रकार की। द आइडिया ऑफ लिबर्टी रेफर टू द फ्रीडम ऑन द एक्टिविटी ऑन इंडियन नेशनल हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। मतलब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाओगे, समझ गए? लिबर्टी का मतलब कुछ लिमिट्स में रहना पड़ेगा। लिबर्टी का मतलब आपको स्वतंत्रता है बोलने की, बट देश विरोधी बात करने की आपको स्वतंत्रता नहीं है। लिबर्टी है आप लोगों को घूमने की, लेकिन देश के खिलाफ कोई भी काम करने की लिबर्टी किसी प्रकार की भी किसी व्यक्ति को भी नहीं है। उसके बाद इक्वेलिटी की बात करता है। इक्वेलिटी में क्या है? द envisages that the section of the society enjoys special privilege and individual are provided with adequate opportunity without any डिस्क्रिमिनेशन। इक्वेलिटी, सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा हर चीज में। इक्वेलिटी के बारे में आर्टिकल 14 बोलता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। 14 से 18 आर्टिकल जो है ना, वो इक्वेलिटी के लिए आर्टिकल है आपके पास, मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। समझ गए? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये आपका क्लास नोट समरी है, ये आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रीएम्बल के बारे में सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास।
डन हो गया सर।